पहला यूनिट जो है जिसमें एनेक्सेशन ऑफ नेटिव स्टेट विथ स्पेशल रेफरेंस आपको पढ़ना है कश्मीर का, जूनागढ़ का, हैदराबाद का। मेन फीचर्स हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, प्रेम्बल का और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का क्या योगदान है ये बताना है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का एवोल्यूशन के बारे में आपको बताना है यूनिट 1 में, ठीक है। यूनिट 2 में एडॉप्शन जो था, प्लानिंग एंड कंसेप्ट ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी ये बताना है। लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स के बारे में बताना है। एग्रेरियन पॉलिसी एवोल्यूशन ऑफ जमींदारी सिस्टम ये बताना है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी और जो एलपीजी रिफॉर्म्स हुए थे उनके बारे में बताना पड़ेगा। ग्रीन रेवोल्यूशन बताना है आपको, और एजुकेशन पॉलिसी के क्या चैलेंजेस थे और इशू ऑफ लिटरेसी के बारे में बताना पड़ेगा यूनिट 2 में। यूनिट 3 में जेपी मूवमेंट, इमरजेंस एंड द जनता एक्सपेरिमेंट, स्ट्रगल फॉर वुमेन्स एम्पावरमेंट, द हिंदू कोड बिल, द साबानो केस और रूप कन्वर केस का इसके बाद लेजिस्लेशन पढ़ना है। इशू ऑफ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, कम्युनलिज्म पढ़ना है, रिलिजन पढ़ना है, रीजनल एंड कास्ट कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ने हैं और दलित पॉलिटिक्स पढ़ना पड़ेगा। यूनिट 4 में इंडिपेंडेंट इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, पंचशील समझौता जो था, नॉन अलाइनमेंट जो मूवमेंट था ये पढ़ना है। इंडो चाइना वॉर और इंडो पाकिस्तान वॉर के बारे में पढ़ना पड़ेगा आपको। तो ये था, और 2 टॉपिक और रह गए, इंडो पाकिस्तान वॉर और जो फॉर्मेशन ऑफ बांग्लादेश ये पढ़ना है। इमरजेंसी ऑफ इंडिया एज इमरजेंस ऑफ इंडिया एज अ न्यूक्लियर पावर ये भी पढ़ना पड़ेगा। तो टोटल 4 यूनिट से मिलकर आपके सिलेबस को बनाया गया है। अब इसी 4 यूनिट के आपसे बच्चों को पहला सवाल जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा पेपर है कि स्वतंत्रता के बाद हमारे जो भारतीय रियासत थे उनको एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन करने बोला गया। आपको मालूम होगा भारत के एकीकरण में सबसे बड़ा योगदान सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का था, ठीक है। और इसी भारतीय रियासत के एकीकरण की प्रक्रिया को आपको यहाँ समझाने बोला गया है। आइए चलिए एक एक सवाल को हम शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तब हमारे देश की जो राजनीतिक स्थिति वो बहुत ही ज़्यादा जटिल थी, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था। उस समय भारत बेसिकली क्षेत्रों के आधार पर बटा हुआ था। 2 प्रकार के क्षेत्र आता है, एक भाग जो सीधे जो ब्रिटिश प्रशासन के अधीन रहता था और दूसरा भाग जो था वो देसी रियासत तक का था, ठीक है। स्वतंत्रता के समय भारत में लगभग माना जाता है कि ऐसा 562 देसी रियासत थे। इन रियासतों के शासक को ब्रिटिश सरकार ने अधिकार दिया था कि वो भारत या पाकिस्तान किसी भी एक देश में क्या हो सकते, शामिल हो सकते थे, या वो क्या रह सकते, स्वतंत्र रह सकते थे। लेकिन यदि अगर ये रियासत स्वतंत्र रही तो आप खुद बताइए हमारे भारत की जो राष्ट्रीय एकता रहेगी और सुरक्षा को बड़ा गंभीर खतरा हो सकता था, ठीक है। इन्हीं चुनौतीपूर्ण स्थिति निपटने के लिए भारत सरकार ने रियासतों के एकीकरण के लिए अपनाई। इस महत्वपूर्ण कार्य की जो जिम्मेदारी है उस समय हमारे भारत के तत्कालीन जो गृह मंत्री थे, मंत्री थे माफ करिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपी के। उनके साथ बीपी मेनन ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सरदार पटेल ने अपनी कूटनीति, दृढ़ निश्चय और दूरदृष्टता के माध्यम से रियासतों के जो शासक थे उनको भारत में शामिल होने के लिए क्या क्या प्रेरित किया। लेकिन जिनमें सबसे ज्यादा मेहनत लगा जूनागढ़ को, आपको मालूम होना चाहिए। रियासतों के भारत के विलय के लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन नामक एक समझौता तैयार किया गया। इसके अनुसार क्या किया गया कि जो रियासत के शासक है उनको अपने राज्य की रक्षा, विदेश नीति और संचार जैसे विषय वो भारत सरकार को सौंपने होते थे। इसके बदले उन्हें क्या होता था, आंतरिक प्रशासन में कुछ अधिकार बनाए रखने की जो अनुमति वो दी गई थी। यह एक व्यवहारिक और प्रभावी नीति था जिसके कारण क्या हुआ, जो अधिकांश रियासतों ने क्या किया, अपनी मन से स्वेच्छा से क्या किया, भारत में विलय स्वीकार कर लिया। लेकिन कुछ रियासतों ने विलय की प्रक्रिया का आसान नहीं था। जैसे मैंने बोला ना, जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर जैसी रियासतों में विशेष परिस्थितियां उत्पन्न हो गई थी। जूनागढ़ के नवाब ने पाकिस्तान में शामिल होने निर्णय लिया, जबकि वहां की अधिकांश जनता जो थी वो भारत में शामिल होना चाहती थी। अंततः क्या हुआ, वहां पर जनमत संग्रह के माध्यम से जूनागढ़ को फाइनली भारत में शामिल किया गया था। और हैदराबाद के जो निजाम थे वो स्वतंत्र रहना चाहते थे, उन्होंने भारत में विलय का विरोध किया। राज्य में रजाकर नामक संगठन हिंसा फैला रहा था। स्थिति बिगड़ने पर भारत सरकार ने क्या किया, 1948 में सैन्य कार्रवाई की जिसे ऑपरेशन पोलो कहा जाता है। और इस कार्रवाई के बाद हैदराबाद का जो विलय है वो भारत में हो गया था। कश्मीर की आपको स्थिति तो मालूम हुई, कश्मीर की स्थिति भी काफी जटिल थी। पाकिस्तान समर्थित कयाबली आक्रमण के बाद महाराजा वहां के जो थे कश्मीर हरि सिंह ने भारत से सहायता मांगी और भारत में विलय का निर्णय लिया। इसके बाद भारतीय सेना ने क्या की, कश्मीर की रक्षा की। इन सभी प्रयासों के परिणामस्वरूप क्या हुआ, लगभग सभी रियासतें भारत में शामिल होगी। इस प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व और कूटनीति के कारण भारत का जो एकीकरण है वो संभव हो पाया। यह आधुनिक भारत के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक है, ठीक है। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहता है, भारत का लौह पुरुष कहा जाता है, ठीक है, आर्य मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और भारत के एकीकरण का शिल्पकार भी उन्हें कहा जाता है, याद रखिए ये पार्ट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास, जो कि इंपॉर्टेंट है, जिसे पेपर पढ़ के जाना है, ठीक है। अगला सवाल कश्मीर हो सकता है, कभी जूनागढ़ पूछ ले। तो कश्मीर में भारत के विलय की परिस्थितियां और कारणों की व्याख्या करनी है। तो आइए जानते हैं। भारत की स्वतंत्रता के समय कश्मीर जो है एक महत्वपूर्ण और कहा जाए सामरिक दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण संवेदनशील रियासत थी।
इस राज्य के जो शासक थे उस समय महाराजा हरि सिंह थे। वे चाहते थे कि कश्मीर जो है एक स्वतंत्र राज्य बना रहे और किसी भी देश में शामिल ना हो। इसलिए उन्होंने शुरुआत में एक तय किया था, ना वो भारत में मिलेगा ना पाकिस्तान मिलेगा। कश्मीर की जो भौगोलिक दृष्टि है और प्राकृतिक संसाधनों के कारण यह क्षेत्र भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए महत्वपूर्ण था। पाकिस्तान चाहता था कि कश्मीर उनके पास जुड़ जाए क्योंकि वहाँ का अधिकांश आबादी जो था मुस्लिम था, लेकिन कश्मीर के शासक इस निर्णय को लेकर असमंजस में थे। आपको मालूम, पाकिस्तान अपनी कूटनीतिक गाली खाने के कारण हमेशा गाली खाते रहता है और इसी क्रम में उसने कांड किया था। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान समर्थित जो कैबली आक्रमणकारियों ने क्या किया, कश्मीर पर हमला कर दिया। इन हमलावरों का उद्देश्य यही था कि कश्मीर पर कब्जा करना था। वे तेजी से कश्मीर के कई क्षेत्रों में फैल गए और राज्य की स्थिति अत्यंत गंभीर होगी। इस आक्रमण के कारण जो कश्मीर की सुरक्षा और स्थिरता को एक गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया। इस संकटपूर्ण स्थिति में महाराजा हरि सिंह ने भारत सरकार से सहायता की मांग की। भारत सरकार ने सहायता देने से पहले ये शर्त रख दी कि कश्मीर को पहले क्या करना होगा, भारत में विलय करना होगा। इसके बाद महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो ट्रीटी थी, बेसिकली जो समझौता था, उस पर हस्ताक्षर कर लिया। कह सकते हैं इस दस्तावेज के माध्यम से कश्मीर आधिकारिक रूप से भारत का हिस्सा बन गया। भारत में विलय के बाद भारतीय सेना को तुरंत कश्मीर भेजा गया। भारतीय सेना ने हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई की और कई क्षेत्रों को उनके कब्जे मुक्त है। हालांकि यह संघर्ष है बेसिकली लंबे समय तक चलता रहा और बाद में यह मुद्दा बेसिकली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाया गया। इस विषय पर बेसिकली यूएन जो कोई काम का नहीं है, ठीक है, उस पर चर्चा उठाई गई और अंततः युद्ध व्यवस्था की गई। कश्मीर का भारत में विलय भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण घटना है। यह केवल एक राजनीतिक निर्णय नहीं था, बल्कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और जो क्षेत्रीय अखंडता उसके लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण था हमारे पास। आज भी जो कश्मीर का मुद्दा आप लोग देखते रहते हैं देश में, ये भारत की राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। क्योंकि भाई हमारा एरिया हम क्यों दें, ठीक है, सिंपल सा बात है। आपके घर का जमीन है, तो हड़पना चाहे दोगे, नहीं देंगे, क्या कर लोगे, सिंपल सा बात है, ठीक है। तो ये था, और इस सवाल को आप लोग अपने हिसाब से भी जितना हो सकेगा बढ़ा चढ़ा के लिखिए, क्योंकि पेपर में आप अपने हिसाब से शब्दों का इस्तेमाल करके यहाँ पर अरेंज करके लिख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है जूनागढ़। जैसे कश्मीर का आ सकता है, उसी पर जूनागढ़ का आ सकता है कि जूनागढ़ में भारत की विलय की घटनाओं का यहाँ वर्णन करने बोला गया है, ठीक है। तो बताया गया है कि भारत की स्वतंत्रता के समय देश के सामने सबसे महत्वपूर्ण जो राजनीतिक समस्याओं में से थी कि देशी जितने भी रियासत है उनका एकीकरण करना जाए। और ब्रिटिश शासन के अंत तक बेसिकली कहा जाए तो भारत में लगभग 562 रियासतें थी। इन रियासतों का एक विकल्प दिया गया था, वो या तो भारतीय पक्ष किसी में शामिल हो सकते हैं या स्वतंत्र रह सकती है। इस संदर्भ में जूनागढ़ और कश्मीर था। जूनागढ़ का प्रश्न बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बन गया था। जूनागढ़ का भारत में विलय जो है वो स्वतंत्र भारत के राजनीतिक एकीकरण के इतिहास में एक सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक माना गया है, ठीक है। अब जूनागढ़ की राजनीतिक स्थिति क्या है पे समझ लीजिए। जूनागढ़ काठियावाड़ क्षेत्र में एक स्थिर महत्वपूर्ण रियासत थी। यह वर्तमान जो क्षेत्र है वो गुजरात राज्य की स्थिति में है। इस रियासत की जो भौगोलिक स्थिति है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये चारों तरफ से भारतीय क्षेत्रों से क्या घिरा हुआ है और अगर पाकिस्तान का इसका कोई भी सीधा सीमा नहीं लगता। अगर पाकिस्तान को दे दिया जाता है, पाकिस्तान ले लेता है इसको, तो भाई एंटर तो भारत से करता ना, ठीक है। तो जूनागढ़ की जो शासक थे बेसिकली नवाब महाबत खान थे, ठीक है। हालांकि राज्य की लगभग 80 से 80% अधिक जो आबादी है वो हिंदू थी, लेकिन शासक मुस्लिम था, ठीक है। स्वतंत्रता के समय यह प्रश्न उठा कि यह जो जूनागढ़ है वो भारत में शामिल होगा या पाकिस्तान में, ठीक है। अब इस समय पाकिस्तान के विलय का क्या निर्णय था। 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के बाद जो नवाब महाबत खान ने जूनागढ़ को पाकिस्तान शामिल करने निर्णय लिया। यह निर्णय कई दृष्टियों से देखा जाए तो विवादास्पद था। सबसे पहले जूनागढ़ की जो भौगोलिक स्थिति थी वो पाकिस्तान से कोई भी रिलेशन नहीं था। दूसरा, राज्य की अधिकांश जो जनता थी वो हिंदू थी और भारत में शामिल होना चाहिए, भाई भारत में ही होगा। नवाब के इस निर्णय से राज्य में असंतोष फैल गया। जनता ने इस निर्णय का विरोध करना शुरू किया। इस निर्णय ने भारत सरकार को भी चिंतित कर दिया, क्योंकि यदि जूनागढ़ गलती से नल्ला पाकिस्तान के पास चला जाता तो ये हमारे भारत की भौगोलिक और राजनीतिक स्थिति के लिए समस्या पैदा कर सकता था, ठीक है। तो जनता का विरोध देखा गया और आंदोलन देखा गया। नवाब के पाकिस्तान शामिल होने के निर्णय के बाद जूनागढ़ की जनता ने व्यापक क्या विरोध आंदोलन शुरू कर दिया। राज्य के जितने भी राजनीतिक अस्थिरता बढ़ने लगी और कई स्थानीय नेताओं और संगठनों ने क्या भारत में विलय की यहाँ पर मांग को उठाया। काठियावाड़ क्षेत्र के जो कई अन्य राज्यों में भी इस निर्णय का विरोध हुआ। जनता का दबाव इतना बढ़ गया था कि राज्य की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो कमजोर पड़ने लगी और इसके बाद कई राज्यों में क्या हो गया, असंतोष और अशांति की यहाँ पर अशांति फैल गई थी। भारत सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया रही बताया गया यहाँ पर कि भारत सरकार ने इस स्थिति को क्या गंभीरता से लिया। भारत के नेताओं का मानना यह था कि जूनागढ़ का पाकिस्तान में विलय जो है वो भौगोलिक और राजनीतिक दृष्टि से उचित नहीं है, इसलिए
भारत सरकार ने इस समस्या का शांतिपूर्ण एक समाधान खोजने का प्रयास किया, और इसी प्रयास में भारत सरकार ने जनता की इच्छा को महत्व दिया कि अगर जब जनता चाहती है तो इसे हमें शामिल करना चाहिए। यही कारण है कि ऐसा निर्णय लिया गया कि जनता की जो वास्तविक राय जानने के लिए एक जनमत संग्रह कराया गया बेसिकली, और इससे स्पष्ट हो गया कि जो राज्य की जनता है वो किस देश में शामिल होना चाहती थी। फिर जो नवाब का वहां से क्या हुआ पलायन और प्रशासनिक परिवर्तन क्या देखा गया, स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही थी। जनता के जो विरोध और प्रशासनिक संकट के कारण जो नवाब थे महाबत खान राज्य छोड़कर पाकिस्तान चले गए। इसके बाद क्या थे, राज्य की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो लगभग समाप्त हो चुकी थी। इस परिस्थिति में भारत सरकार ने क्या किया, हस्तक्षेप किया और राज्य का प्रशासन सीधे अपने हाथ में ले लिया, और इससे राज्य में एक शांति और व्यवस्था स्पष्ट स्थापित करने में मदद मिली हमारे पास। जो जनमत संग्रह था हमारे पास, ठीक है, 1948 में जूनागढ़ में जो जनमत संग्रह कराया गया था, इस जनमत संग्रह का उद्देश्य यह जानना था कि राज्य की जनता जो है वो किस देश में शामिल होना चाहती है। जनमत संग्रह एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जिसमें जो लोग होते हैं, जनता होती है, वो अपनी इच्छा व्यक्त करती है कि किसे अवसर देना चाहिए, ठीक है। तो जनमत संग्रह के परिणाम क्या हो गया था, के परिणाम अत्यंत स्पष्ट थे। भारी बहुमत से जनता ने भारत में शामिल होने के पक्ष में मतदान किया था। लगभग सभी मतदाताओं ने भारत के साथ यहाँ विलय करने का समर्थन किया। इससे यह सिद्ध हो गया कि जूनागढ़ की जो अधिकांश जनता है वो बेसिकली भारत में रहना चाहती है। अब जूनागढ़ का भारत में क्या होता है, विलय होता है। यहाँ बताया गया कि जनमत संग्रह के परिणाम के बाद जूनागढ़ का जो आधिकारिक रूप से भारत में विलय हो चुका था। इस प्रकार अगर कहा जाए लोकतांत्रिक प्रक्रिया और जनता की इच्छा के आधार पर यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। जूनागढ़ का भारत में जो विलय है वो स्वतंत्र भारत की राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण चरण था। इससे यह सिद्ध हो गया कि भारत की सरकार जो है वो जनता की इच्छा और लोकतांत्रिक जो भी मूल्य है उनको सम्मान करती है। इसका हमारे इतिहास में महत्वपूर्ण है कि जूनागढ़ भारत में विलय जो है कई दृष्टि से यहाँ पर महत्वपूर्ण है। पहला, यह भारत के राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। इससे यह सिद्ध हुआ कि भारतीय सरकार जो है वो रियासत के जो प्रश्न है उनको शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से हल करना चाहती है। दूसरा, इस घटना ने यह भी दिखाया कि जनता की इच्छा किसी भी राजनीतिक निर्णय में अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। जनमत संग्रह के माध्यम से जनता की राय को यहाँ पर महत्व दिया गया। तीसरा, इस घटना ने भारत की जो राष्ट्रीय एकता है और अखंडता को मजबूती दिया। यहाँ पर यदि जूनागढ़ पाकिस्तान में शामिल हो जाता तो भारत की जो भौगोलिक स्थिति है और सुरक्षा पर क्या होता, नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता था। अब इसका निष्कर्ष अगर निकालना चाहे तो अंत कहा जा सकता है कि जूनागढ़ का भारत में जो विलय है वो स्वतंत्र भारत के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। यह घटना न केवल भारत की अगर कहा जाए राजनीतिक एकीकरण का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, बल्कि ये लोकतांत्रिक मूल्यों से भी पुष्टि करता है। जनता की इच्छा, भारतीय सरकार की दूरदर्शिता और शांतिपूर्ण समाधान की नीति के कारण जूनागढ़ जो है उसे भारत में सफलतापूर्वक उसका विलय संभव हो सका हमारे पास है। और इस घटना ने भारत की एकता और अखंडता को मजबूती प्रदान की और आधुनिक भारत के निर्माण में क्या क्या हमारे पास महत्वपूर्ण योगदान किया, यह बताया गया है। तो ये था हमारे विलय और ऑपरेशन पोलो पर चर्चा करने बोला गया, ठीक है। ये सवाल पेपर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो 15 नंबर में पूछा जाएगा। तो क्या है हमारे पास सवाल यहाँ पर कि भारत की स्वतंत्रता के समय देश के सामने सबसे बड़ी अगर कहा जाए राजनीतिक समस्याओं में से एक था जितने भी देसी रियासत थे उनको भारत में शामिल करना। हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर, ठीक है, ये सब के सब थोड़ा सा समय लगा इनको शामिल करने में, ठीक है, वो अपने मन से शामिल नहीं होना चाहते थे। ब्रिटिश शासन समाप्त होने पर भारत में लगभग उस समय कहा जाए तो 562 रियासत है। इन रियासत को यह अधिकार दिया गया था कि वो भारत या पाकिस्तान किसी में शामिल होना चाहे हो सकते हैं। इन परिस्थिति कई रियासतों ने क्या किया, अपने बेसिकली स्वेच्छा से रहना स्वीकार किया, लेकिन कुछ रियासत ऐसे थे जिन्होंने इसका विरोध शुरू किया। इन रियासत में था हैदराबाद, एक महत्वपूर्ण जटिल समस्याओं में से घिरा हुआ था। तो हैदराबाद की राजनीतिक स्थिति के बारे में बात करें तो हैदराबाद उस समय भारत की सबसे बड़ी और एक समृद्ध रियासतों में से एक था। इसका क्षेत्रफल बहुत अधिक था या बहुत बड़ा था और इसकी जनसंख्या भी काफी अधिक थी। इन रियासत के जो शासक थे उस समय निजाम उस्मान अली खान थे। निजाम उस समय दुनिया के सबसे अमीर शासकों में माने जाते थे, ठीक है। अगला है कि हैदराबाद की लगभग जो 80-85% जो जनसंख्या थी, आबादी थे, वो हिंदू थी, जबकि राज्य का जो शासक था मुस्लिम था। एज कम्पेयर टू जूनागढ़ वही हालत है। स्वतंत्रता के समय अधिकांश रियासत ने भारत में विलय स्वीकार किया, लेकिन निजाम ने भारत में स्वीकारों से शामिल करने मना कर दिया। वे चाहते थे हैदराबाद जो एक स्वतंत्र राज्य जो है वो बना हुआ रहे, ठीक है। अब भारत सरकार की चिंता क्यों थी, क्योंकि हैदराबाद की जो भौगोलिक स्थिति थी वो भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि यह भारत के मध्य भाग में स्थित था। चारों तरफ से हमारे भारतीय राज्यों से क्या था, घिरा हुआ था। यदि वह स्वतंत्र राज्य रहता तो भारत की जो इंटरनल सिक्योरिटी हो गई, राष्ट्रीय एकता के लिए गंभीर समस्या उत्पन्न कर सकता था। इसलिए भारत सरकार ने क्या किया कि हैदराबाद भारत में शामिल हो जाए। उस समय भारत के जो हमारे गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, उन्होंने जिन्होंने रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी,
उन्होंने हैदराबाद के प्रश्न को शांतिपूर्ण तरीके से हल करने का प्रयास किया। इसमें एक समझौता है जिसे स्टैंड स्टील एग्रीमेंट या समझौता के नाम से जाना जाता है। भारत सरकार और हैदराबाद के निजाम के बीच 1947 में समझौता हुआ जिसे स्टैंड स्टील एग्रीमेंट कहा जाता था। इस समझौते का उद्देश्य यह था कि कुछ समय तक वर्तमान स्थिति को बनाए रखा जाए और इस दौरान समस्या का बेसिकली जो शांतिपूर्ण समाधान हो खोजा जाए, ठीक है। लेकिन इस समझौते के बाद भी हैदराबाद की जो स्थिति है उसमें कोई सुधार नहीं हुआ। राज्य में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ गई और प्रशासनिक जो समस्याएं थी वो और भी उत्पन्न होने लगी, ठीक है। अब इससे हुआ क्या, एक और आंदोलन स्टार्ट हुआ, रजाकार आंदोलन। हैदराबाद में रजाकार नामक एक उग्र संगठन सक्रिय हो गया था। इस संगठन का जो नेतृत्व कासिम रिजवी कर रहा था, लेकिन राजाकारों का उद्देश्य जो था वो निजाम की सत्ता को बनाए रखना था और भारत में जो विलय हो रहा था उसका एक विरोध करना काम था, ठीक है। तो रजाकारों ने क्या किया, बेसिकली राज्य में हिंसा और आतंक फैलाना शुरू कर दिया। उन्होंने कई स्थानों पर जनता के साथ अत्याचार किया और विरोध करने वाले को दबाने का प्रयास किया। इससे राज्य की स्थिति और जो अत्यधिक और खराब हो गई, ठीक है। हैदराबाद की जनता का एक बड़ा हिस्सा क्या होना चाहिए, भारत में विलय का समर्थन कर रहा था, लेकिन जो रजाकार की हिंसा से और राजनीतिक जो अस्थिरता थी उसके कारण राज्य में जो कानून व्यवस्था थी वो पूरी तरीके से गंभीर हो चुकी थी। अब भारत सरकार ने क्या किया, इस पर कार्रवाई किया यहाँ पर, ठीक है। तो भारत सरकार ने कई बार हैदराबाद के निजाम को समझाने और शांतिपूर्ण समाधान निकालने का प्रयास किया, लेकिन जब वो सभी प्रयास बेसिकली विफल हो गए या असफल हो गए तो राज्य में हिंसा बढ़ती गई। तो भारत सरकार ने बेसिकली क्या किया, सैन्य कार्रवाई के थ्रू बेसिकली हैदराबाद को अपने अंदर शामिल करना चाहा, ठीक है। तो सितंबर 1948 में भारतीय सेना ने हैदराबाद के खिलाफ एक सैन्य अभियान शुरू किया। इस ऑपरेशन का नाम दिया गया ऑपरेशन पोलो कहा जाता है। यह अभियान जो है वो बहुत ही तेज चलाया गया था। कुछ ही दिनों में भारतीय सेना ने हैदराबाद पर क्या नियंत्रण स्थापित कर लिया, ठीक है। फिर निजाम का आत्मसमर्पण होता, सरेंडर करते। ऑपरेशन पोलो के दौरान भारतीय सेना ने हैदराबाद के विभिन्न क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। रजाकारों का प्रतिरोध अधिक समय तक नहीं टिक सका। अंततः निजाम ने क्या किया, भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और आत्मसमर्पण के बाद हैदराबाद का आधिकारिक रूप से भारत में विलय कर दिया गया। इसके बाद राज्य में शांति और व्यवस्था स्थापित की गई और हैदराबाद भारत का एक अभिन्न कह सकते हिस्सा बन गया। ऐतिहासिक महत्व के बारे में बात करें, अगर इसकी चर्चा करें तो हैदराबाद का भारत में जो विलय है वो स्वतंत्र भारत के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। इसका महत्व जो है वह कई दृष्टियों से समझा जा सकता है। पहला, इससे भारत की राष्ट्रीय एकता और अखंडता मौजूद हो गई। यदि हैदराबाद स्वतंत्र रहता तो भारत की जो स्थिरता है और राजनीतिक स्थिति को बेसिकली खतरा हो सकता था। दूसरा यह था कि भारत सरकार जो है वो देश में एकता और सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने के तैयार थी। तीसरा, हैदराबाद ने विलय से देशी रियासतों के एकीकरण की प्रक्रिया को लगभग पूरा कर दिया गया और आधुनिक भारत में निर्माण में यह एक महत्वपूर्ण भूमिका निकलता है। अब इसका निष्कर्ष अगर देखा जाए तो अंततः कह सकते हैं कि हैदराबाद का जो भारत में विलय है वो भारत के राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण चरण था। यह घटना सरदार वल्लभ भाई पटेल के दूरदर्शिता, दृढ़ नीतिक और भारत सरकार की मजबूत रणनीति का परिणाम थी। हैदराबाद के विलय कारण भारत की एकता, अखंडता और मजबूत हो गई। इस प्रकार यह घटना जो है हमारे कह सकते हैं आधुनिक भारत, मॉडर्न इंडिया के इतिहास की महत्वपूर्ण स्थान रखती है और देश के जितने भी देखिए राजनीतिक विकास में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है हमारे पास, ठीक है। तो ये था पहला क्वेश्चन, हैदराबाद के बारे में पूछा जाए, हैदराबाद के विलय के बारे में। तो आप अपने हिसाब से भी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, वर्ड्स को जोड़ के अपने हिसाब से बना के लिख सकते हैं, ठीक है। अगला हमारे पास है, जितने भी रियासत है सबका अगर कहा जाए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का योगदान है, उसी योगदान को उनकी भूमिका का यहाँ पर वर्णन करने बोला गया, ठीक है। तो हमने आपको बताया था कि भारत की स्वतंत्रता समय बड़ी समस्याएं थी। सबसे पहला, जितना देशी रियासतों को भारत में किया, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था, उस समय टोटल 562 रियासत था। ये रियासत ब्रिटिश सरकार की थी, लेकिन सबको क्या था, कई आंतरिक मामलों में काफी स्वतंत्रता प्राप्त हुई। 1947 जब ब्रिटिश शासन समाप्त हुआ तो इनको विकल्प दिया गया, या तो पाकिस्तान में शामिल हो या भारत में, और या तो वो स्वतंत्र रह सकता है। तो कई रियासत जो थी स्वतंत्र रहना चाहती थी और भारत की एकता और अखंडता को इससे खतरा हो सकता था। इसी चुनौतीपूर्ण स्थिति में भारत के जो तत्कालीन गृह मंत्री थे उस समय के सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी दूरदर्शिता, दृढ़ निश्चय और कूटनीतिक कौशल के कारण ही भारत की अधिकांश रियासतें जो है वो बिना बड़े संघर्ष के कारण भारत में शामिल हो सकी। इस महान कार्य के कारण सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष और भारत के एकीकरण का शिल्पकार भी यहाँ कहा जाता है, ठीक है। अब इन रियासतों की क्या समस्या थी, आइए जानने की कोशिश करते हैं। पहला, स्वतंत्रता के समय जितने देशी रियासत थी उनकी स्थिति बहुत जटिल थी। कुछ रियासतें जो थी वो भारत में शामिल होने के पक्ष में थी, लेकिन उनके कुछ शासक जो है स्वतंत्र रहना चाहते थे। कुछ रियासतें ने पाकिस्तान शामिल होने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन इन रियासतों को स्वतंत्र रहने दिया जाता तो भारत के कई छोटे छोटे राज्यों को यहाँ पर विभाजित हो सकता था हमारे पास, ठीक है। तीसरा है बताया हुआ यहाँ पर कि इस समस्या को हल करना जो भारत सरकार के लिए अत्यंत आवश्यक था।
इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कई ठोस कदम उठाए और रियासतों को शासक को भारत में शामिल होने के लिए प्रेरित यहाँ पर किया। और इसी पे यहाँ पर एक समझौता होता है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, ठीक है। रियासतों के एकीकरण के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीबी मेनन ने मिलकर क्या किया, एक बेसिकली समझौता किया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन नामक समझौता तैयार किया। इस समझौते के अनुसार रियासतों को, ठीक है, शासक को अपने राज्य की रक्षा, विदेश नीति और संचार जैसे विषय है बेसिकली वो भारत सरकार सौंपने थे। इसके बदले उन्हें राज्य में आंतरिक प्रशासन में कुछ अधिकार बनाए रखने की यहाँ पर अनुमति दी गई थी, ठीक है। अगला हमारे पास है, यह समझौता व्यवहारिक और प्रभावी था। इसके कारण जो है अधिकांश रियासतों ने स्वेच्छा से भारत में विलय स्वीकार कर लिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा जाए तो रियासतों को साफ समझाया कि भारत में शामिल होना उनके और उनके जनता के हित में यहाँ पर कार्य है, ठीक है। कूटनीति और समझदारी यहाँ पर बताया गया है, ठीक है, पॉइंट में कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रियासतों के एकीकरण में कूटनीति और समझदारी का उपयोग किया। उन्होंने कई शासकों के साथ व्यक्तिगत बातचीत की और उन्हें भारत में विलय के लाभों के बारे में बताया। उन्होंने उनके शांतिपूर्ण प्रयासों के कारण अधिकांश जो रियासतों ने बिना किसी विरोध के भारत में शामिल होना स्वीकार कर लिया। पटेल जी का मानना है कि यदि भारत को मजबूत राष्ट्र बनना था तो उन सभी रियासतों का एकीकरण करना आवश्यक है। उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया इस प्रक्रिया में अनावश्यक जो हिंसा या कोई भी संघर्ष यहाँ पर ना होना चाहिए, ठीक है। कठिन रियासतों का समाधान क्या किया, जैसे जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर, इनके लिए अलग कुछ रूल अपनाए गए। जैसे मैंने वो बताया भी कि जूनागढ़ के शासक ने पाकिस्तान शामिल होने का निर्णय लिया था, लेकिन वहाँ की जनता जो थी वो भारत में शामिल होती थी। इस प्रकार इस जनसंग्रह कराया गया और जनता की इच्छा के अनुसार वहाँ पर जूनागढ़ में भारत को शामिल कर लिया गया। हैदराबाद के निजाम वो बेसिकली स्वतंत्र रहना चाहते थे, लेकिन स्थिति बिगड़ने पर भारत सरकार ने क्या किया, ऑपरेशन पोलो के थ्रू हैदराबाद को भारत में शामिल कर लिया। कश्मीर का मामला भी आपको मालूम होगा, पाकिस्तानी ने आक्रमण किया, उसके बाद वो राजा जी शामिल होना चाहें तो भारत ने शामिल कर लिया। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का योगदान देखा जाए तो सरदार पटेल के नेतृत्व में भारत की लगभग सभी रियासतों का महत्वपूर्ण जो एकीकरण है वो संभव हो पाया। उन्होंने केवल कूटनीति ही नहीं बल्कि आवश्यकता पड़ने पर दृढ़ निश्चय भी ले लिया। उनकी नीतियों के कारण भारत की जो राजनीतिक एकता है वो स्थापित हुई और एक राष्ट्र, कह सकते मौजूद राष्ट्र बन के यहाँ पर निर्माण संभव हो पाया हमारे पास, ठीक है। अगला है, यदि उस समय रियासतों का एकीकरण नहीं होता तो आज हमारा भारत कई छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो सकता है। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का योगदान जो है वो आधुनिक भारत के निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। अब इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी द्वारा यहाँ पर रियासतों का एकीकरण जो है वो आधुनिक भारत के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि में से है। इससे भारत को राष्ट्रीय एकता और हमारी जो अखंडता है, ठीक है, उसकी अखंडता मजबूत आधार मिला। उनके प्रयासों के कारण भारत एक शक्तिशाली और संगठित राष्ट्र बन सका। आज भी भारत के इतिहास सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो नाम है अत्यंत सम्मान के साथ लिया जाता है। उनका योगदान जो है केवल राजनीतिक दृष्टि से नहीं बल्कि राष्ट्रीय एकता के लिए भी यहाँ पर महत्वपूर्ण माना गया है, ठीक है। अब निष्कर्ष के बारे में बात करें, निष्कर्ष क्या है हमारे पास है, तो अंत कह सकते हैं कि भारतीय रियासतों के एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जो भूमिका है वो अत्यंत महत्वपूर्ण थी और उनकी दूरदर्शिता, कूटनीति और दृढ़ नेतृत्व के कारण ही भारत का जो राजनीतिक एकीकरण संभव हो पाया। इस प्रकार सरदार वल्लभ पटेल को आधुनिक भारत के निर्माण का मुख्य शिल्पकार कहा जाता है और उनका योगदान जो है वो भारतीय इतिहास में सदैव स्मरणीय रहेगा, ये बताया गया हमारे पास। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की जो प्रियम्बल यानी जो प्रस्तावना है, भारतीय संविधान की प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की व्याख्या करनी है। हमारे भारतीय संविधान में जो हमारा प्रियम्बल प्रस्तावना है बेसिकली, ठीक है, उसके बारे में व्याख्या करने बोला गया है, ठीक है। तो चलिए ये बताते हैं। भारत का संविधान विश्व के सबसे महत्वपूर्ण और विस्तृत संविधानों में से एक है। इस संविधान की प्रस्तावना को उसकी आत्मा, सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है हमारे पास है। प्रस्तावना संविधान के उद्देश्य, आदर्श और मूल सिद्धांतों को स्पष्ट करती है। यह बताती है कि संविधान क्यों बनाया गया और भारत किस प्रकार का जो राष्ट्र है वो बनना चाहता है, हमारे पास बताया गया। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना में के राष्ट्र के मूल्य है, जैसे न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का उल्लेख किया गया है। यह भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था का आधार है। भारतीय जो संविधान की प्रस्तावना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एक महत्वपूर्ण भाग है और यह संविधान के दर्शन तथा उद्देश्यों को व्यक्त करने का काम करता है, ठीक है। तो प्रस्तावना का क्या अर्थ है, पहले होता क्या हमारे पास, इसका अर्थ है किसी दस्तावेज की भूमिका या प्रारंभिक जो कथन होता है उसे प्रस्तावना कहते हैं। यदि उस दस्तावेज के उद्देश्य और सिद्धांतों को संक्षेप प्रस्तुत करती है तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान की मूल भावना को व्यक्त करती है। इससे यह स्पष्ट किया गया है कि भारत किस प्रकार का राष्ट्र होगा और उनके जो नागरिक है उनको राज्य को कैसे कैसे अधिकार प्राप्त होंगे, ये बताया गया यहाँ पर, ठीक है। अगला हमारे पास है, प्रस्तावना का ऐतिहासिक आधार भी हमारे पास है, ठीक है। क्या आधार बताया गया यहाँ पर कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का जो आधार है, आधार उद्देश्य प्रस्ताव था जिसे 1946 में जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान सभा में प्रस्तुत किया।
इस प्रस्ताव के भारत को एक स्वतंत्र, संप्रभु और लोकतांत्रिक राष्ट्र बनने की बात कही गई। बाद में यही प्रस्ताव जो है वो संविधान की प्रस्तावना का क्या बन गया, हमारे पास आधार बन गया। संविधान सभा ने लंबे विचार विमर्श के बाद प्रस्तावना को स्वीकार किया और 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपना लिया गया और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया गया था। अब इसी प्रस्तावना के जो मुख्य तत्व है, ठीक है, इनके बारे में बताया गया हमारे पास। पहले हम भारत के लोग, प्रस्तावना शुरुआत जब आप करते तो हम भारत के लोग शब्द से होती है। इसका अर्थ है कि भारत का संविधान जनता द्वारा बनाया गया और सत्ता का जो अंतिम जो स्रोत है वो जनता ही है हमारे पास। इससे ये स्पष्ट होता है कि भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है जहाँ जनता जो है वो सर्वोच्च है हमारे पास है, ठीक है। अगला है संप्रभु यानी सोवरेन। संप्रभु का अर्थ है भारत किसी भी बाहरी शक्ति के अधीन नहीं है। भारत अपने निर्णय खुद लेने के लिए सक्षम है। भारत की विदेश नीति, रक्षा और आंतरिक प्रशासन पर किसी अन्य देश का यहाँ पर नियंत्रण नहीं है। तीसरा है समाजवादी। समाजवादी शब्द जो है 1976 में 42वां संविधान संशोधन करके इसे प्रस्तावना में जोड़ा गया था हमारे पास, ये बताया जा रहा है। समाजवाद का अर्थ है कि भारतीय सरकार समाज में आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्र समानता स्थापित करने का प्रयास करेगी। इसका उद्देश्य अमीर और गरीब के बीच की जो असमानता है उसे खत्म करना है या कम करना है। फिर है धर्मनिरपेक्ष, सेक्युलर हमारे पास है। धर्मनिरपेक्ष अर्थ है कि भारत में सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है हमारे पास, बराबरी रखा जाता है। राज्य किसी एक धर्म को विशेष महत्व नहीं देता और सभी नागरिकों को अपने धर्म का जो पालन करने की स्वतंत्रता देता है, ये बताया गया है। अगला पांचवा पॉइंट है लोकतांत्रिक, हमारे पास डेमोक्रेटिक, ठीक है। तो लोकतंत्र का अर्थ है जनता द्वारा, जनता के लिए, जनता की सरकार। भारत में चुनाव के माध्यम के द्वारा नागरिक चुनाव के माध्यम से अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और वही प्रतिनिधि बेसिकली क्या बनते हैं, सरकार चलाता है आगे जाके, ठीक है। अगला हमारे पास है पॉइंट बताया हुआ है कि गणराज्य हमारे पास है, ठीक है, यानी रिपब्लिक है। गणराज्य का अर्थ है किसी देश का सर्वोच्च जो पद है वो वंशानुगत मतलब खानदानी नहीं होना चाहिए हमारे पास है। भारत में राष्ट्रपति जनता के प्रतिनिधित्व चुना जाता है, इसलिए भारत जो है हमारे पास है एक गणराज्य है हमारे पास, ये बताया हुआ है, ठीक है। अगला है इसी प्रस्तावना के जो उद्देश्य है, ठीक है, इसको 4 भाग में बांटा गया। पहला न्याय है हमारे पास है। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई। इसका अर्थ ये कि समाज में सभी लोगों को जो समान है, समान अवसर मिलना चाहिए और किसी के साथ अन्याय न हो, इस बात का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अगला है फिर लिबर्टी यानी स्वतंत्रता जिसे कहते हैं। स्वतंत्रता का अर्थ है विचार, अभिव्यक्ति, अविश्वास और धर्म की स्वतंत्रता। इसका मतलब है नागरिक को अपने विचार व्यक्त करने और धर्म का पालन करने की आज़ादी यहाँ मिलनी चाहिए। फिर समानता। समानता का अर्थ है कि सभी नागरिक जो है कानून के समान है, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री हो चाहे देश का राष्ट्रपति हो, हमारे पास ये बताया गया है। बंधुत्व, फ्रेटर्निटी। बंधुत्व का अर्थ है भाईचारा और राष्ट्रीय एकता। इसका उद्देश्य समाज में एकता जो सद्भाव है हमारे पास उसे बनाए रखना ही बोला गया है। अब इसी प्रस्तावना का महत्व देखा जाए तो पहले संविधान की आत्मा है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है क्योंकि यह संविधान के मूल जो उद्देश्य है उनको स्पष्ट करती है। संविधान के व्याख्या में सहायता। जब संविधान के किसी भाग की व्याख्या में कठिनाई होती है तब प्रस्तावना क्या करता है, उसे मार्गदर्शन दिखाने का कार्य करता है। लोकतांत्रिक मूल्यों की अभिव्यक्ति। प्रशासनिक कैसे प्रस्तावना भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों और आदर्शों को स्पष्ट करती है। अब इसी प्रस्तावना सर्वोच्च न्यायालय। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना के महत्व को स्वीकार किया। 1973 का जो केशवानंदन भारतीय केस था वर्सेस स्टेट ऑफ केरला मामले सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना संविधान का एक महत्वपूर्ण भाग है और यह संविधान की मूल संरचना को समझने में मदद करता है, ठीक है। अगला निष्कर्ष है हमारे पास है। इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, अंत कह सकते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान के आदर्श और जो उद्देश्य उनको स्पष्ट करती है। यह भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और राष्ट्र के रूप में स्थापित करती है हमारे पास। तो भारत के संविधान की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करने बोला गया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की जो मुख्य विशेषताएं हैं उनका आपको वर्णन करने बोला गया। तो आपको मालूम होगा कि भारत का जो संविधान है वो विश्व का सबसे विस्तृत और महत्वपूर्ण संविधानों में से एक माना जाता है। यह संविधान हमारे भारत की राजनीतिक व्यवस्था, शासन प्रणाली और नागरिकों के अधिकारों को निर्धारित करता है कि नागरिक को क्या अधिकार मिलने चाहिए। स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद भारत के सामने एक ऐसे संविधान की आवश्यकता थी जो लोकतंत्र, समानता और न्याय के सिद्धांत पर आधारित हो। इसी उद्देश्य से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जो इंडिया हमारे यहाँ भारत के संविधान का निर्माण किया गया था। यह संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसके निर्माण संविधान सभा के अनेक सदस्यों का योगदान रहा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की मानी जाती है। इसलिए उन्हें भारतीय संविधान का मुख्य शिल्पकार या फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट बताया हुआ यहाँ पर है कि इस संविधान सभा का गठन कैसे हुआ था। तो भारतीय संविधान का निर्माण करने के लिए एक सभा गठन हुआ था। 1946 संविधान सभा का गठन किया गया था। इस सभा में भारत के विभिन्न क्षेत्र और जो समुदाय के प्रतिनिधि जो थे उनको शामिल किया गया था।
संविधान सभा का मुख्य उद्देश्य था कि भारत के लिए एक ऐसा लोकतांत्रिक और आधुनिक संविधान तैयार करना था, ये काम दिया गया था। ठीक है, संविधान सभा में लगभग माना जाता है 3 वर्षों तो विभिन्न विभिन्न विषयों पर चर्चा की और अंततः क्या हुआ, 26 जो नवंबर है 1949 को संविधान को स्वीकार कर लिया गया, लेकिन इसे लागू करते करते 26 जनवरी 1950 हो गया था, इसलिए हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। अब इसी संविधान की देखिए हमारे भारतीय संविधान कुछ विशेषताएं हैं। ठीक है, जैसे ये विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान माना जाता है। ठीक है, क्योंकि भारतीय संविधान जो है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसके प्रारंभ में लगभग 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थे। समय के साथ इसमें कई संशोधन हुआ और इसमें अनुच्छेद और अनुसूचियों की संख्या बढ़ चुकी है। ठीक है, और यह संविधान जो है वो बहुत ही ज़्यादा विस्तृत है, क्योंकि इसमें शासन प्रणाली के लगभग जितने भी महत्वपूर्ण विषय हो सकते थे सभी को विस्तार से यहाँ पर समझाया गया है। ठीक है, अब संविधान सभा की संविधान की विशेषता बताया हुआ है यहाँ पर क्या कौन सी व्यवस्था, संघीय व्यवस्था, फेडरल सिस्टम गवर्नमेंट हमारे पास काम करता है, ये बताया हुआ है। भारतीय जो संविधान संघीय व्यवस्था पारित है, इसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन यहाँ पर किया गया। केंद्र सरकार राष्ट्रीय स्तर के विषय जैसे हो गया रक्षा, विदेश नीति और मुद्रा पर अधिकार रखती है, जबकि राज्य सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि जैसे क्षेत्रों पर काम करने कार्य करती है। ठीक है, हालांकि राज्य की जो संघीय व्यवस्था में केंद्र को अधिक शक्तियां दी गई, इसलिए सशस्त्र केंद्र वाला जो संघीय ढांचा ये कहलाता है हमारे पास है। अब हमारे पास क्या संसदीय जो शासन प्रणाली वो रखा गया यहाँ पर है। ठीक है, क्या बताया हुआ है कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है। इस प्रणाली में राष्ट्रपति जो है देश का संवैधानिक प्रमुख होता है, जबकि वास्तविक रूप से देखा जाए तो जो प्रधानमंत्री होते हैं देश के और जो मंत्रिपरिषद होता है वही सब काम करता है। यह प्रणाली ब्रिटेन की संसद से बेसिकली प्रेरित माना जाता है। ठीक है, इसमें सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं और संसद के विश्वास पर ही वो क्या करते हैं, कार्य करते हैं। ठीक है, अगला हमारे मौलिक अधिकार बताया हुआ है, फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया हुआ है कि भारतीय संविधान नागरिकों को कई महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार प्रदान करता है। इन अधिकारों को उद्देश्य जो है उनकी स्वतंत्रता और जो समानता है उसकी रक्षा करने के लिए यहाँ पर कुछ अधिकार दिए, जैसे पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है हमारे पास है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, छठा है संवैधानिक उपचार का अधिकार, ये हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, तो ये अधिकार लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं और नागरिकों को सुरक्षित जीवन प्रदान करने का कार्य करते हैं। पांचवा पॉइंट है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। हमारे पास संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी शामिल किए गए। ये सरकार के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में कार्य करते हैं, जिनका उद्देश्य जो है सामाजिक और आर्थिक जो न्याय है वो समाज में स्थापित करना होता है। इनका उद्देश्य भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना उद्देश्य होता है। ठीक है, अगला हमारे पास पॉइंट है, छठा नंबर है कि स्वतंत्र न्यायपालिका। भारतीय संविधान में न्यायपालिका को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाया गया है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय संविधान की रक्षा करते हैं और नागरिकों के अधिकार को हमें क्या करना है, सुरक्षा करने कार्य करते हैं हमारे पास। तो नागरिकों का बेसिकली कहा जाए तो मुख्य कार्य ये सुनिश्चित करना न्यायपालिका ये कार्य होता है कि सरकार जो है बेसिकली संविधान के अनुसार ये कार्य करे, ये भी देखना पड़ता है हमारे पास है। अब हमारे संविधान का देखिए जो प्रियम्बल यानी प्रस्तावना हमारे पास है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान की आत्मा मानी जाती है। यह संविधान के उद्देश्यों और आदर्शों पर कार्य करती है, व्यक्त करती है हमारे पास है। प्रस्तावना में भारत को सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य यहाँ पर बेसिकली घोषित किया गया है। इस प्रस्तावना कुछ उद्देश्य जैसे पहला है न्याय, ठीक है, यानी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्तर पर स्वतंत्रता, विचारिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, विश्वास धर्म के स्वतंत्रता, समानता होना चाहिए, अवसरों की समानता होनी चाहिए, बंधुता होनी चाहिए, राष्ट्रीय एकता और भाईचारा होना चाहिए हमारे पास है। इस प्रकार प्रस्तावना जो है भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों और आदर्शों को स्पष्ट करने का कार्य करती है हमारे पास है। अब इस संविधान सभा में महत्व बताया गया है कि भारतीय संविधान जो है बेसिकली भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था की आधारशिला है। यह देश के शासन को व्यवस्थित करता है और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने का कार्य करता है। संविधान ने भारत को एक लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और आधुनिक राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ये बताया गया यहाँ पर है। अब निष्कर्ष पर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर है तो लिख सकते हैं कि अंत कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था का आधार है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, प्रस्तावना और सिद्धांत बेसिकली आधार पर भारत को एक मजबूत और संगठित राष्ट्र का निर्माण बनाना है हमारे पास है। संविधान के निर्माण में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का योगदान जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनकी दूरदर्शिता, नेतृत्व के कारण ही भारत को संविधान मिला जो समानता, न्याय और स्वतंत्रता के आधारों पर बेसिकली केंद्रित है या आधारित है हमारे पास। इस प्रकार भारतीय संविधान आधुनिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और देश की एकता तथा लोकतंत्र को मजबूत करने का कार्य करता है, ये बताया गया यहाँ पर है। अगला सवाल है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की भूमिका बतानी। यहाँ पर हमारे भारतीय के संविधान के शिल्पकार कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को। उनकी भूमिका बतानी है, चलिए बताते हैं।
भारत का संविधान आधुनिक भारत की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था की आधारशिला है। यह संविधान लोकतंत्र, समानता, न्याय और स्वतंत्र जैसे मूल्यों पर आधारित है। भारतीय संविधान के निर्माण में कई महान नेताओं और विद्वानों का योगदान है, लेकिन उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की है। डॉक्टर अंबेडकर जी को भारतीय संविधान का मुख्य शिल्पकार कहा जाता है। उन्होंने संविधान सभा की जो प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी से कहते हैं, कि अध्यक्ष के रूप में संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी विद्वता, दूरदर्शिता और सामाजिक न्याय के प्रति जो समर्थन था, उसने भारत को एक महत्वपूर्ण या कह सकते हैं मजबूत और लोकतांत्रिक संविधान यहाँ प्राप्त हुआ हमारे पास है। अब उनका परिचय चलिए आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जो जन्म है वो 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान में हुआ था। वे एक महान समाज सुधारक, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री और राजनीतिक थे। उन्होंने समाज में व्याप्त जो भी जाति व्यवस्था और अस्पृश्यता थी, अनटचेबिलिटी था, उनके खिलाफ संघर्ष किया और जितने भी दलित तथा कमजोर वर्ग थे उनके अधिकारों के लिए हमेशा आवाज उठाई। उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की और तथा कानून तथा राजनीति का गहरा ज्ञान प्राप्त किया। यही कारण था कि उन्हें संविधान निर्माण की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई थी। अब इस संविधान सभा की क्या भूमिका थी? 1946 में भारत के लिए जो संविधान बनाने हेतु संविधान सभा गठन किया गया था। इस सभा में विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधि क्या थे, शामिल थे। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने प्रारूप समिति का गठन किया और इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को यहाँ पर नियुक्त किया गया था। यह समिति जो है, इसका संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई थी। डॉक्टर अंबेडकर जी ने इस जिम्मेदारी को अत्यंत ही कुशलता और गंभीरता से उठाया। ठीक है, उन्होंने विभिन्न देशों के संविधानों को बेसिकली क्या किया, अध्ययन किया और भारत के लिए उपयुक्त जितने भी जो चीज शामिल होना चाहिए उन्होंने उसे शामिल करवाया। संविधान के निर्माण में उनका योगदान क्या था? पहला, संविधान का जो मसौदा था वो तैयार करना था हमारे पास है। डॉक्टर अंबेडकर जी ने संविधान के मसौदे को व्यवस्थित और वैज्ञानिक रूप दिया। उन्होंने विभिन्न समितियों की रिपोर्ट को एकीकृत करके संविधान का एक प्रारूप तैयार किया। उनकी महत्व नेतृत्व के बाद संविधान सभा लगभग 3 साल के भीतर 26 नवंबर 1949 को हम लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं, संविधान दिवस जो मनाते हैं, वो अपना लिया गया था। लेकिन लागू करते करते 26 जनवरी 1950 हो गया था हमारे पास। ठीक है, अब इसमें क्या था, मौलिक अधिकारों की स्थापना की गई। डॉक्टर अंबेडकर जी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान संविधान में जो मौलिक अधिकारों की व्यवस्था करना था हमारे पास, उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि भारत के जितने भी नागरिक है सबको समान अधिकार प्राप्त हो। संविधान में नागरिकों को कई महत्वपूर्ण यहाँ पर अधिकार दिए गए थे। उनमें सब बताया जा रहा है यहाँ पर कि समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, हमारे पास संवैधानिक जो उपचार उनका अधिकार है। ठीक है, इन अधिकारों का बेसिकली उद्देश्य जो है वो नागरिकों की स्वतंत्रता और सम्मान की यहाँ पर रक्षा करना है, ये बताया गया है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है सामाजिक न्याय पर उन्होंने जोर दिया बेसिकली। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर जी सामाजिक न्याय के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने संविधान में ऐसे प्रावधान शामिल किए जिनसे समाज के कमजोर और छोटे जो पिछड़े वर्गों को समर्थन मिल सके, विशेष संरक्षण मिल सके। उन्होंने अनुसूचित जाति और जो भी जनजाति के लोग थे उनको आरक्षण की व्यवस्था का समर्थन किया ताकि उन्हें शिक्षा और रोजगार में क्या मिल सके, समान अवसर मिल सके, बताया गया है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, देखिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने भारत के लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का अपना निर्णय किया। उन्होंने सूचित किया कि भारत में जितने भी संसदीय लोकतांत्रिक संसद ये लोकतंत्र स्थापित होगा जहां सरकार जनता के प्रति उतारी, इसी कारण संविधान में जो संसदीय प्रणाली को यहाँ पर अपनाया गया है। ठीक है, पांचवा पॉइंट है संघीय यहाँ व्यवस्था। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर जी ने संविधान में संघीय ढांचे की व्यवस्था की है। इसके अनुसार केंद्र और राज्यों की भी शक्तियों का विभाजन किया जाएगा। हालांकि उन्होंने एक मजबूत केंद्र की आवश्यकता पर जोर दिया ताकि देश की जो एकता, जो अखंडता, वो सदैव बनी रही हमारे पास है। स्वतंत्र न्यायपालिका, बेसिकली संविधान में न्यायपालिकाओं को स्वतंत्र और शक्तिशाली बनाया गया। डॉक्टर अंबेडकर जी का मानना था कि न्यायपालिका नागरिक के अधिकारों को रक्षा करना और संविधान की जो सर्वोच्चता है वो बनाए रखने की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। संविधान के प्रति उनकी जो कह सकते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो दृष्टि थी, डॉक्टर अंबेडकर जी का मानना था कि संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं है बल्कि यह सामाजिक परिवर्तन करने का साधन है हमारे पास। उन्होंने कहा कि यदि संविधान अच्छा है लेकिन इसे लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं है तो संविधान विफल हो सकता है। इसलिए उन्होंने नागरिकों और नेताओं से संविधान के जो मूल्यों का सम्मान करने का आग्रह किया। अब इनके विचारों का महत्व बताया जा रहा है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विचार जो है आज भी लोकतंत्र, बेसिकली भारतीय लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने संविधान में समानता, न्याय और स्वतंत्रता के सिद्धांतों को स्थापित किया। इनके प्रयासों में भारत जो है एक लोकतांत्रिक और कह सकते समतापूर्वक जो हमारे पर राष्ट्र बन सका। अब ऐतिहासिक महत्व देखें तो उनकी दूरदर्शिता और नैतिक कारण भारत को एक ऐसा संविधान मिला जिसमें विभिन्न जाति, धर्म हो, नेता हो, भाषा बोलने वाले लोग हो, उन सबको एक साथ जोड़ के रखने का काम करता है। तो आज भी भारत में अगर देखा जाए हमारे पास है लोकतंत्र और सामाजिक न्याय की जो व्यवस्था करता है उसमें डॉक्टर भीमराव जी का योगदान है। निष्कर्ष पर अगर हम लोग आते हैं तो अंत कह सकते हैं हम लोग यहाँ पर है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता थे। उन्होंने प्रारूप समिति के
जो अध्यक्ष के रूप में संविधान को व्यवस्थित किया और इसमें लोकतंत्र, समानता हो, सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को स्थापित किया। उनकी जो विद्वता और दूरदर्शिता के कारण है भारत को मजबूत और लोकतांत्रिक संविधान प्राप्त हुआ। ठीक है, इस प्रकार उनका योगदान था, ये बताया गया था। में जो नई आर्थिक नीति, जिसे हम लोग न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के नाम से जान सकते हैं, ठीक है, 1991 कारण यहाँ पर उसके क्या कारण थे, विशेषताएं और प्रभाव की चर्चा करनी, यानी बेसिकली आपसे बच्चों को एलपीजी जो रिफॉर्म्स आए थे उनके बारे में यहाँ पर चर्चा करने बोला गया। ठीक है, तो आइए जानते हैं। सबसे पहले प्रस्तावना, मतलब यहाँ पर शुरुआत करते हैं हम लोग। 1991 की जो नई आर्थिक नीति भारत की आर्थिक व्यवस्था में एक ऐतिहासिक परिवर्तन प्रतीक है। स्वतंत्रता के बाद भारत ने बेसिकली हमारे भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई थी, जिसमें सरकारी नियंत्रण अधिक था और सार्वजनिक क्षेत्र को प्रमुख स्थान दिया गया था। परंतु 1980 के दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था कई मुद्दों से जो कई आर्थिक समस्या गिर गई थी, जैसे धीमी आर्थिक वृद्धि, बढ़ती जो राजकोषीय घाटा और विदेशी जो मुद्रा संकट था हमारे पास। ठीक है, इन समस्याओं के समाधान के लिए 1991 में भारत सरकार ने कई नई आर्थिक नीतियां लागू की। इन नीति को लागू करने में तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री कह सकते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। नई आर्थिक नीति में 3 चीज दी गई थी, मैंने बताया। ठीक है, इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था को अधिक खुला किया गया था, प्रतिस्पर्धा कॉम्पिटिशन का बाजार था और वैश्विक यानी ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा देना था। इन नीति में 3 प्रमुख स्तंभ थे। पहला था उदारीकरण, ठीक है, जिसे लिबरलाइजेशन के नाम से जानते हैं। दूसरा था निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन, और तीसरा था वैश्विकरण, जिसे ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, इसलिए एलपीजी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या कारण थे इस नीति को लागू करने के पीछे क्या करना, क्योंकि नई आर्थिक जो नीति आई थी इसके पीछे कुछ आर्थिक और राजनीतिक कारण थे, जिनमें कुछ प्रमुख बताया गया। पहला, विदेशी मुद्रा संकट। ठीक है, ये सबसे बड़ा कारण में से एक था। 1991 में भारत के जो विदेशी मुद्रा भंडार में काफ़ी गिरावट आई थी। स्थिति इतनी गंभीर हो गई थी कि भारत के पास केवल कुछ सप्ताह के आयात के लिए बेसिकली विदेशी मुद्रा बचा था। इस संकट से उबरने के लिए सरकार को आर्थिक सुधारों की यहाँ पर आवश्यकता पहला महसूस हुई। दूसरा, भुगतान संतुलन का संकट, पे ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। भारत के आयात निर्यात से अधिक हो चुके थे, जिसके कारण जो भुगतान संतुलन था वो बिगड़ चुका था। विदेशी ऋण बढ़ने लगे थे और अर्थव्यवस्था पर हमारा दबाव पड़ने लगा था। तीसरा पॉइंट था राजकोषीय घाटा। सरकार का खर्च लगातार बढ़ रहा था, जबकि अगर आय देखा जाए तो कम था हमारे पास। इससे राजकोषीय घाटा बढ़ता रहा और अधिक आर्थिक अस्थिरता पैदा हुई यहाँ पर। चौथा पॉइंट है औद्योगिक विकास की धीमी गति। सरकारी नियंत्रण और लाइसेंस प्रणालीकरण, उद्योगों का विकास धीमा था। उद्योगों को उत्पादन बढ़ाने और नई तकनीकी अपनाने में कठिनाई होती थी। फिर लाइसेंस परमिट राज, ये सबसे पहले खत्म हुआ। 1991 से पहले भारत में जितने उद्योग स्थापित करने के लिए अनेक सरकारी लाइसेंस और अनुमति की आवश्यकता होती थी, जिससे लाइसेंस परमिट राज कहा जाता था, और इससे भ्रष्टाचार का लेवल बहुत ज़्यादा था। इसी कम करने के लिए भी काम था। दूसरा है सार्वजनिक क्षेत्र की कम दक्षता। देखिए, कई सरकारी उद्योग जो है वो घाटे में चल रही थी और उनकी उत्पादकता यानी प्रोडक्शन कम था। इससे अर्थव्यवस्था पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा था, ये भी कारण था। फिर वैश्विक आर्थिक परिवर्तन, जैसे 1980 से 1990 के दशक में कई देशों ने मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था अपनाई। भारत को भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में टिक रहने के लिए आर्थिक सुधार करने पड़े। तो ये कुछ कारण थे जिन वजह से बेसिकली हम लोगों ने ये जो नीति अपनाई थी वो उसके कारण थे। ठीक है, अब इसकी क्या विशेषताएं थी आगे बताए। 3 प्रमुख स्तंभ पे ये चीज टिका हुआ हमारे पास। ठीक है, पहला पॉइंट है लिबराइजेशन, उदारीकरण। उदारीकरण का अर्थ है सरकार द्वारा उद्योग और व्यापार पर लगाए गए जितने भी नियंत्रण और प्रतिबंध, मतलब बेसिकली जितने भी लिमिटेशन है उसको कम करना। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन कम करना। अब इस उदारीकरण का प्रमुख पहला क्या था, औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली को समाप्त करना था। उद्योगों को उत्पादन और निवेश के लिए अधिक स्वतंत्र यहाँ पर देना पड़ता था। आयात और निर्यात पर लगे प्रतिबंध पर कम करना पड़ता था। विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करना था। बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में सुधार करना था। उदारीकरण के कारण उद्योगों को अधिक स्वतंत्रता मिली और आर्थिक गतिविधि में क्या आई, तेजी आई। दूसरा था प्राइवेटाइजेशन। निजीकरण का अर्थ है जितने भी सार्वजनिक क्षेत्र में उनमें प्राइवेट कंपनी का पार्टनरशिप बढ़ना बेसिकली। ठीक है, अब इसके कुछ प्रमुख उपाय थे हमारे पास है, जैसे सरकारी कंपनियों के शेयर निजी क्षेत्र को बेचना, घाटे में चल रहे सार्वजनिक उद्योगों को पुनर्गठन करना, निजी कंपनियों को नए उद्योग स्थापित करने की अनुमति देना। फिर है हमारे पास निजीकरण से उद्योगों में प्रतिस्पर्धा बढ़ी और कार्य क्षमता में सुधार हुआ। फिर है वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन जिसे कहते हैं हम लोग। तो वैश्वीकरण करते हैं किसी देश की अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना, ये कहलाता है वैश्वीकरण कहलाता है। अब इसके कुछ प्रमुख उपाय थे, जैसे पहला एफडीआई को, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश जिसे कहा जाता है, उसको अनुमति देना। बहुराष्ट्रीय कंपनी को भारत में निवेश की अनुमति देना। फिर आयात निर्यात प्रक्रिया को सरल बनाना। फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना। ये कुछ कारण थे। अब इस वैश्वीकरण के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था जो है बेसिकली हमारा उसका महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। अब यही नई आर्थिक नीति आया उसके कुछ प्रभाव भी थे।
जैसे 1991 की नई आर्थिक नीति लागू होने के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में कई महत्वपूर्ण यहाँ परिवर्तन हुए। जैसे पहले इसका सकारात्मक प्रभाव के बारे में बात करें तो आर्थिक विकास में हमारी वृद्धि हुई। नई आर्थिक नीति आने के बाद भारत की आर्थिक वृद्धि दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। पहले जहाँ विकास दर लगभग 3 से 4% था, यही बाद में जाकर 7-8% पहुंच गया, डबल हो गया हमारे पास है। विदेशी निवेश में वृद्धि हुआ। आर्थिक सुधारों के बाद विदेशी कंपनियों ने भारत में निवेश करना शुरू कर दिया। इससे नई तकनीक और पूंजी भी देश में हमारे पास आई। फिर औद्योगिक विकास हुआ। उद्योगों पर लगे जो नियंत्रण हटने से औद्योगिक क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ और उत्पादन जो क्षमता है वो बढ़ने लगी। सेवा क्षेत्र का विकास हुआ। आईटी सेक्टर, बैंकिंग, दूरसंचार और जो पर्यटन सेक्टर हमारा पर, ठीक है, जैसे क्षेत्रों में तेजी से विकास हुआ। आज सेवा क्षेत्र जो सर्विस सेक्टर हमारा, वो भारतीय जो अर्थव्यवस्था हमारा उसका सबसे बड़ा हिस्सा बन चुका है। रोजगार के अवसर बढ़े, उपभोक्ताओं को अधिक से अधिक लाभ होने लगा, ठीक है, प्रतिस्पर्धा में वृद्धि, कॉम्पिटिशन बढ़ा हमारे पास। लेकिन ये सब पॉजिटिव चीजें थी। इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी थे जो यहाँ पर बताया हुआ है। जैसे पहला आर्थिक असमानता। नई आर्थिक नीति आने के बाद अमीर और गरीब के बीच की जो खाई थी वो और बढ़ने लगी। शहरी क्षेत्रों में विकास अधिक हुआ, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र थे उनका प्रभाव कम पड़ा। छोटे उद्योगों पर प्रभाव, जितने भी बड़े बड़े कंपनी थे वो तो चलिए ठीक गया, लेकिन जो छोटे कंपनी थे वो लगातार प्रभावित होते चले गए हमारे पास है। कृषि क्षेत्र की उपेक्षा। आर्थिक सुधारों में उद्योग और सेवा क्षेत्र को अधिक महत्व दिया गया, लेकिन जो कृषि क्षेत्र था हमारे पास वो बहुत पीछे रह गया। बेरोजगारी में जैसे निजीकरण, तकनीक सुधार करना, कई सरकारी उद्योगों में क्या हुआ, कर्मचारियों की संख्या को कम कर दिया गया। फिर विदेशी निर्भरता। देखिए, वैश्वीकरण कर बेसिकली भारत की अर्थव्यवस्था विदेशी निवेश और वैश्विक बाजार पर निर्भर होगी। इससे हमारी जो विदेशी चीज़ों पर निर्भरता वो लगातार बढ़ती चलेगी, ठीक है। अब इसका निष्कर्ष अगर हम लोग बात कर सकते हैं तो 1991 में नई आर्थिक नीति जो है हमारे पास है कि 1991 की नई आर्थिक नीति भारत की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। इस नीति के माध्यम से भारत ने बंद अर्थव्यवस्था से खुली अर्थव्यवस्था का कदम बढ़ाया। उदारीकरण, निजीकरण, वैसे एलपीजी के माध्यम से आर्थिक विकास की नई दिशा मिली। इस नीति के कारण भारत की अर्थव्यवस्था जो है उसमें तेजी से विकास हुआ, विदेशी निवेश बढ़ा और उद्योग तथा सेवा क्षेत्र में प्रगति हुई। हालांकि इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हमें देखने को मिले हैं। फिर भी अगर समग्र रूप से देखा जाए तो 1991 की जो नई आर्थिक नीति था, इससे भारत को विश्व अर्थव्यवस्था में मौजूद स्थान दिलाने का एक भूमिका निभाई हमारे पास। इसलिए ये बेसिकली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको पढ़ना है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास है ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में कि हरित क्रांति क्या होता है, इसके कारण क्या है, विशेषता क्या है और उसके प्रभावों के बारे में चर्चा करने बोला गया आपको। तो चलिए आइए क्वेश्चन समझते पहले। सबसे पहले हरित क्रांति के बारे में बात करें, ग्रीन रेवोल्यूशन होता क्या है। तो हरित क्रांति आधुनिक कृषि के इतिहास की महत्वपूर्ण घटना है। इसका अर्थ है कि कृषि क्षेत्र में हम लोग क्या करें, नई नई टेक्नोलॉजी का, उत्तम जो बीजे हो गए, अच्छा हाई क्वालिटी के सीड हो गए, रासायनिक उर्वरक, आधुनिक सिंचाई साधनों का उपयोग करके कृषि उत्पादन में क्या करें, तेजी से बेहतर डेवलपमेंट करें हम लोग इसमें। 1960 के दशक में भारत में खाद्यान्न की भारी कमी पड़ गई थी और देश को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विदेश से अनाज मंगाना पड़ता था। इस समस्या को दूर करने के लिए भारत सरकार ने, वैज्ञानिकों ने बेसिकली कृषि पद्धति को अपनाया जिसे हरित क्रांति कहा जाता है। लेकिन इसके पीछे भी कहानी है, ठीक है। जब हमारे देश में अनाज की कमी पड़ी थी तो हम लोग गए थे अमेरिका के पास, ठीक है, कि हमें अनाज को, जो अनाज की कमी को थोड़ा पूरा किया जाए। तो उन्हें जो बेसिकली जो सुअर अनाज खाते हैं, ठीक है, PL40 नाम का सेट को अनाज होता था, वो अनाज को भारत को दिया गया था, ठीक है। तो जिस वजह से हमारे देश के, कह सकते हैं हमारे देश को ठेस पहुंचा इस बात से। और हमारे देश के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, बोला नहीं, अब हमें दूसरा पर डिपेंडेंट नहीं रहना, हमें खुद का बनाना। और इसी क्षेत्र में कहा जाए तो हमारे कृषि वैज्ञानिक थे MS स्वामीनाथन जी। उनको माना जाता है हरित क्रांति का जनक माना जाता है। उन्हें भारत में हरित क्रांति के जनक के नाम से जाना था, याद रखिएगा। MS स्वामीनाथन हो गया, व्हाइट रेवोल्यूशन हो गया हमारे पास, वर्जिस कुरियन हो गया, सभी का यहाँ पर देखिए योगदान रहता है, ठीक है। तो ये हरित क्रांति के जनक माना जाता है। अब इसमें है क्या, देखिए, इसमें कृषि उत्पादन में क्या करना है, हमें वृद्धि करना है, नए नए टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करना है, सिंचाई साधन लाना है, रसायन हुए। इस प्रकार क्या होगा कि हम लोग फसल को, बेसिकली अनाज का जो क्वांटिटी है उसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है, ये था। अब इसके क्या कारण था ये बताते हैं। पहला, खाद्यान्न की कमी हो गई थी हमारे पास, खाने पीने की चीज कमी थी जिस वजह से ये चीज लाया गया था। विदेशी अनाज पे हमें निर्भरता था क्योंकि भारत को अमेरिका जैसे देशों से बेसिकली गेहूं और अनाज आयात करने पड़ते थे। इससे देश में आर्थिक और राजनीतिक स्थिति कमजोर पड़ रही थी। लगातार जनसंख्या बढ़ना एक कारण में से प्रसिद्ध कारण था हमारे पास है। प्लस हम लोग क्या करते थे, जो कृषि करते थे, मतलब खेती जो चलता था वो पारंपरिक कृषि, मतलब खानदानी रूप से जो चले आ रहा है उन चीज़ों को फॉलो कर, लेकिन हमें मॉडर्न हिसाब से वहाँ पर थोड़ा डेवलपमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा, वैज्ञानिक अनुसंधान का विकास हुआ। कृषि वैज्ञानिक द्वारा उत्तम जो किस्म के बीज हो गए, नई टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल हुआ, जिससे कृषि उत्पादन बढ़ना शुरू हुआ हमारे पास है। अब इसकी कुछ देखिए विशेषताएं। जैसे पहला, उत्तम बीजों का, जैसे हमने अपने नाम सुना होगा, क्लास 9 में पढ़ा होगा, HYB सीड नाम से पढ़ा होगा, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स। हमने यहाँ पर क्या किया, उच्च जो उत्पादन किस्मों वाले बीज का इस्तेमाल किया, जिससे फसल उत्पादन में क्या होती है, तेजी से वृद्धि हुई। रासायनिक उर्वरकों का हमने प्रयोग किया। फसलों की उपज बढ़ाने के लिए
रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का हमने अत्यधिक यहाँ पर उपयोग किया। आधुनिक जिसमें नहर हो गए, ट्यूबवेल हो गए, पंप सेट हो गए, बहुत सारी चीज़ों का हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया। कृषि मशीन जिसमें ट्रैक्टर है, हार्वेस्टर है, थ्रेसिंग मशीन है, सभी चीज़ों का यहाँ पर हमने हेल्प किया। सरकार की सहायता यहाँ पर मिली कि सरकार ने बेसिकली क्या किया, किसानों को ऋण दिया, सब्सिडी दिया, तकनीकी सहायता प्रदान के लिए साथ ही न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी जैसी कई नीतियां लागू की गई। विशेष क्षेत्रों में विकास हुआ। हरित क्रांति मुख्य रूप से पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, पश्चिम उत्तर जैसे अधिक जैसे क्षेत्र में सबसे अधिक सफल यहाँ पर है। अब इसके देखिए कुछ प्रभाव पड़े। जैसे पहले सकारात्मक खाद्यान्न उत्पादन में क्या हुआ, हमारे पास जितने अनाज प्रोडक्शन है वो लगातार बढ़ा। हरित क्रांति के कारण क्या हुआ, भारत में गेहूं और चावल के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई और देश जो है खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने लगा। किसानों की, क्योंकि अनाज बढ़ेगा, सिंपल सा बात है, किसानों की आय में वृद्धि होगा। कृषि का आधुनिकीकरण हो गया, मॉडर्नाइजेशन होते चला गया हमारे पास है। और जब फसल ज़्यादा होगा तो हमारे पास रोजगार के अवसर भी यहाँ पर बढ़ने लगे। ग्रामीण क्षेत्र का विकास हुआ। ये कुछ चीज़ें हैं जिससे हमारे पास फिर, लेकिन देखिए हर चीज़ में पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है। देखिए जब जिस क्षेत्र में चलिए जहाँ प्रोडक्शन हुआ वहाँ तो ठीक है, लेकिन जहाँ प्रोडक्शन नहीं हुआ वहाँ पर हमारे पास क्या होता है, एक चीज़ असमानता दिखाया जाए, यही यहाँ पर हुआ, क्षेत्रीय असमानता। दूसरा, जब हम लोग कीटनाशक या मशीन का इस्तेमाल करेंगे तो कई पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है, ये दूसरा था। छोटे किसान, बड़े बड़े किसान तो चलिए ठीक है मशीन खरीद लेते थे, छोटे किसान कहाँ से करेंगे, ये दिक्कत था। जल संकट, क्योंकि पूरा पूरा किसान, पूरा देखिए खेती जो है वो जल पे निर्भर करती है और जल का स्तर, जो हमारा भौम जल या भूजल है उसका स्तर लगातार नीचे चलता गया। तो हरित क्रांति बेसिकली हमारे देश में बहुत सा परिवर्तन लेकर आया। इससे हमारे देश में भुखमरी की समस्या खत्म हुई। हम लोग आज कहा जाए अपने आत्मनिर्भर बन चुके हैं, लेकिन कहीं न कहीं ये लोगों के स्वास्थ्य को भी खराब करता है, ये आप भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास बेसिकली हरित क्रांति। अगला सवाल है, भारत में जेपी आंदोलन, जनता और जनता प्रयोग, जिसे जनता एक्सपेरिमेंट, जेपी आंदोलन पूछा जाएगा पेपर में 15 मार्क्स के लिए, वीवीआई के लिए स्टार मार्क के सवाल, ठीक है, फेमस है हमारे पास है। क्योंकि राजनीति के इतिहास में बहुत खतरनाक एक आंदोलन है, जेपी आंदोलन नाम से जाना जाता है। भारत की राजनीति इतिहास में 1970 के दशक का समय जो है अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया, क्योंकि इस समय देश में हमारे राजनीतिक अस्थिरता थी, आर्थिक संकट था और भ्रष्टाचार जैसी कई समस्या बढ़ रही थी। इन परिस्थितियों के विरोध में एक बड़ा सा जन आंदोलन हुआ जिसे जेपी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इस आंदोलन का नेतृत्व प्रसिद्ध समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण जी ने किया। उन्होंने संपूर्ण क्रांति, टोटल रेवोल्यूशन का नारा दिया और देश में जो भ्रष्टाचार तथा तानाशाही जो प्रवृत्तियां थी उनके विरुद्ध जनसंघर्ष शुरू किया। इस आंदोलन के परिणामस्वरूप क्या हुआ, 1977 में जो केंद्र में पहली बार जो गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, जिसे जनता पार्टी सरकार कहा जाता था, ठीक है, इस सरकार के गठन और उसके शासन का जनता प्रयोग कहा जाता था, ठीक है। अब इसका क्या अर्थ है ये जानते हैं। सबसे पहले जेपी आंदोलन एक व्यापक जन आंदोलन था जिसका उद्देश्य भारतीय राजनीति में भ्रष्टाचार है, तानाशाही है, प्रवृत्ति, जितने भी प्रशासनिक चीजों का दुरुपयोग किया जा रहा है उसका विरोध करना था। यह आंदोलन मुख्य रूप से छात्र हो गए, युवा हो गए, समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा चलाया जाता है। इसका लक्ष्य यही था कि लोकतंत्र की रक्षा करनी और राजनीतिक व्यवस्था में सुधार लाना हमारे पास है, ठीक है। अब इसके कारण क्या थे, पहला था आर्थिक संकट। 1970 के दशक में भारत में महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक जो अस्थिरता थी वो बढ़ती चली गई। इससे आम जनता में असंतोष फैल गया। भ्रष्टाचार, भारतीय सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार बढ़ रहा था। जनता को लगने लगा कि जो शासन व्यवस्था है वो ईमानदारी और पारदर्शिता बहुत दूर चली चुकी है, ये कारण था। छात्र आंदोलन हुआ 1974 में। क्या हुआ, गुजरात और बिहार के छात्रों ने भ्रष्टाचार, महंगाई के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। बिहार के छात्र आंदोलन को जयप्रकाश नारायण का समर्थन मिला और यह आंदोलन जो है वो नेशनल लेवल यानी राष्ट्रीय स्तर पर फैलता चला गया। फिर एक राजनीतिक असंतोष था, क्योंकि इस समय केंद्र में इंदिरा गांधी सरकार थी। विपक्षी दलों का आरोप था कि सरकार लोकतांत्रिक जो संस्था है उनका दुरुपयोग यहाँ पर कर रही थी। फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्णय 1975 में इंदिरा गांधी को चुनाव के जो अवैध घोषित करने के बाद यहाँ की जो राजनीतिक संकट और बढ़ गया, जिससे आंदोलन को और भी बल मिला। अब इस आंदोलन देखिए कुछ विषय था। पहला, संपूर्ण क्रांति के नारा, कि हमें क्या चाहिए। इसका उद्देश्य बल्कि सरकार को बदलना नहीं, बल्कि समाज, राजनीति और अर्थव्यवस्था में व्यापक तरीके से यहाँ पर सुधार करना है। छात्र और युवाओं की इसमें भागीदारी बड़े पैमाने पर थी। अहिंसात्मक आंदोलन था। यह आंदोलन मुख्य रूप से क्योंकि लोकतांत्रिक तरीकों से सरकार के खिलाफ विरोध किया गया था। लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए किया गया था। हमारे पास राष्ट्रीय स्तर पर इसका प्रभाव पड़ चुका था हमारे पास है। आपातकाल और जेपी आंदोलन के बढ़ते प्रभाव कारण इंदिरा गांधी जी ने क्या किया, सरकार ने देश में द इमरजेंसी, आपको नाम सुना होगा, 1975 से 1970 तक लागू कर दिया। अब इसमें क्या था, नागरिक अधिकारों को समाप्त, यानी आपके जो कह सकते फंडामेंटल राइट्स है वो समाप्त हो गए। प्रेस की स्वतंत्रता बंद हो चुका था। कई विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया। इस घटना ने भारतीय लोकतंत्र की गहराई से प्रभावित किया और जनता में एक असंतोष बढ़ गया। अब जनता एक्सपेरिमेंट क्या था, तो 1977 में जब आपातकाल समाप्त होने के बाद आम चुनाव हुए, इन चुनावों में जनता ने
कांग्रेस के खिलाफ मतदान किया और पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेस सरकार बनी और जनता पार्टी का गठन हुआ। विभिन्न विपक्षी दलों ने जनता पार्टी का गठन किया। इस पार्टी चुनाव में जीतकर हासिल और केंद्र में सरकार रही। इस सरकार के प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई जी बने। अब इस जनता प्रयोग बेसिक जनता प्रयोग का क्या विशेषता है? पहली बार गैर कांग्रेस सरकार बनी थी, कांग्रेस के अलावा कोई सरकार नहीं। लोकतंत्र की पुनर्स्थापना हुई क्योंकि यहाँ पर लोकतंत्र को और मजबूत बनाया जाना था। नागरिक अधिकारों की यहाँ पर जो भी लोगों के अधिकार छीने गए थे, प्रेस स्वतंत्रता, नागरिक, उनको फिर से बहाल किया गया। संवैधानिक सुधार किया गया कि आपातकाल की स्थितियों को सीमित करने का प्रयास किया गया कि जब जरूरत नहीं है तो इसे उपयोग नहीं करना चाहिए। जनता प्रयोग की विफलता क्या कारण थे? सरकार, देखिए, जनता सरकार ने कई महत्वपूर्ण, लेकिन यह सरकार सबसे बड़ा बात है, लंबा समय तक टिक नहीं सका हमारे पास है, क्योंकि आंतरिक मतभेद जब बैठ जाए किसी चीज में तो वो कलह कभी सही नहीं हो सकता। ठीक है। नेतृत्व यहाँ पर संघर्ष हुआ क्योंकि नेतृत्व को लेकर विवाद होने लगा। राजनीतिक अस्थिरता थी। सरकार का पतन हो गया। 1969 में क्या हुआ? जनता पार्टी सरकार गिर गई और यह प्रयोग जो है समाप्त हो गया। अब इसका क्या महत्व है? इस आंदोलन ने भारतीय लोकतंत्र को मजबूत किया। जनता को यह एहसास हुआ कि वे लोकतांत्रिक तरीके से सरकार बदल सकते हैं। आपातकाल के अनुभव से लोकतांत्रिक संस्थाओं की महत्ता और बढ़ गई और यह भारतीय राजनीति के गठबंधन राजनीति की शुरुआत का एक महत्वपूर्ण चरण था हमारे पास है। अब इसका निष्कर्ष क्या था हमारे पास बताया हुआ है कि जेपी आंदोलन भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का एक महत्वपूर्ण जन आंदोलन था। इस आंदोलन ने भ्रष्टाचार और तानाशाही प्रवृत्तियों के खिलाफ जनता को एकजुट किया। इसके परिणाम से 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी और इसे जनता प्रयोग कहा जाने लगा। लंबा समय नहीं चला, लेकिन यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी चीज़ों को नई चीज़ देखने को मिली हमारे पास।